Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड केमिकल ऑपरेटर पीसीएम स्लेस आईटीआई का जो वैकेंसी था उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज है। ये आपका रैपिड फायर सीरीज पार्ट 8 के अंदर का एग्जाम बिफोर एग्जाम सीरीज है, जिसमें मैं आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जस्ट एग्जाम के कुछ ही दिन पहले। और जस्ट आपका 2-3 दिन बाद ही एग्जाम आने वाला है, तो अच्छे से इस पेपर को देखिए, एनालाइज कीजिए और देखिए कि आपका स्कोर कितना रहता है। बहुत सारे इसमें आपको होमवर्क भी दूंगा, जितने भी होमवर्क मैं आपको इन क्वेश्चंस में दूंगा तो उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर्स बताना है, ठीक है। और आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होंगे, और साथ में मैं पूरे के पूरे फॉर्मूला और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे कि कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन आ जाए हम कर सके एग्जाम में। So we will let start the part number 8 of rapid fire series exam before exam. So good luck guys, start करते हैं। So today's first question is 1 coulomb is equal to dash electrostatic unit. तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है 1 कूलम? 3 into 10 to the power 9, 3 into 10 to the power 8, 1.602 into 10 to the power minus 19 and 2 into 10 to the power 9। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3 into 10 to the power 9, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है कैन बी यूज्ड, किसके लिए यूज होगा ये? ओनली टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ओनली टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सेकंड इज to detect the presence of charge as well as its nature of positive and negative, to measure the surface charge density, to measure current। इसका करेक्ट आंसर होगा to detect the presence of charge as well as the nature, that is it is positive or negative। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो काम था वो क्या करता था कि वो डिटेक्ट करता था प्रेजेंट ऑफ चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका पूछ रहा है इसमें कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी द चार्ज ऑफ द चार्ज बॉडी। तो इनमें से कौन सा चार्ज नहीं हो सकता? तो आप देखिए, तो हमें इसमें क्या देखना होगा कि हम जब 1 कूलम ऑफ चार्ज देखते हैं तो वो आपका हम लोग देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर अगर हम माइनस 19 से चार्ज को देते हैं तो, और एक चीज आपको पता है कि जो आपका चार्ज होता है वो आपका क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जो चार्ज आपका होता है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये आपका क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट इज एन, जो कि हम लोग लिखते हैं एन और ई। तो एन का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका, और ई का वैल्यू तो आपको मैंने बता ही दिया, जो कि आपका होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो जो भी एन यहाँ पे होगा वो सारा मल्टीपल किसका होगा? 1.6 का होगा। तो आप देख लीजिए, ये जो 48 है 16 के टेबल में 3 बार में आता है, तो ये आपका मल्टीपल है, ये हो सकता है। 6.4 आपके 4 बार में आता है, ये भी मल्टीपल है। 3.2 भी आपके 2 बार में आता है, ये भी मल्टीपल है। सिर्फ इसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसका मल्टीपल नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोई कोई क्वेश्चन में थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है लेट बी बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी, 2 point charge q are placed at a and c, what should be the value of charge जो q चार्ज प्लेस एट बी सो डेट द सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में अगर रखना है हमें तो यहाँ पे कहा गया है कि दो टू पॉइंट चार्ज हम रखते हैं, क्यू आर प्लेस एट ए एंड सी। तो अगर हम ए और सी अगर कोई दो पॉइंट मान लें और वहां पे अगर हम चार्ज आपका क्यू रखते हैं, ठीक है, दोनों में चार्ज अगर हम क्यू रखते हैं तो आपका कहा गया है कि एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है ये दोनों के बीच का, डेट इज बी। तो यहाँ पे ऐसा क्या चार्ज रखेंगे कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में हो। आपको ऑब्वियस सा बात पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव होना पड़ेगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब कि जो नेट चार्ज है वो आपका क्या हो जाए, जो नेट फोर्स है वो आपका क्या हो जाए? जीरो हो जाए। नेट फोर्स विल बी जीरो, तभी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। तो नेट फोर्स को जीरो करने के लिए क्या करना होगा इसमें? देखिए, हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे आपका बाहर का तरफ ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज है तो अंदर का तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो हम तो अभी पहले ये सी पॉइंट पे देख रहे हैं, हमें देखना किस पॉइंट पे, आप पहले देख लीजिए। लेट बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, 2 point चार्ज क्यू आर प्लेस एट ए एंड सी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज प्लेस एट बी सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो यहाँ पे पूछा गया है कि बी पे कौन सा कितना चार्ज रहना चाहिए।
ठीक है। तो बी पे हमें नहीं पता कितना चार्ज रहना चाहिए, लेकिन हमें ये तो पता है कि वो कुछ माइनस चार्ज होना चाहिए। अभी हमें ये चार्ज नहीं पता, तो हम इसे क्यू डैश मान लेते हैं, माइनस में क्यू डैश हम इसे मान लेते हैं। ठीक है। तो क्यू से अगर हम इस पे चार्ज देखेंगे तो आपका क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा क्यू क्यू डैश। ठीक है, क्यू डैश, और यहाँ से आपका हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये क्यू और ये क्यू के बीच का हम डिस्टेंस आर मान रहे हैं यहाँ पे, ये क्यू और ये क्यू के बीच का डिस्टेंस अगर हम आर मानते हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर अपन टू। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर बाई टू। और ये दोनों का फोर्स मैंने इसलिए इक्वल किया है क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो तभी होगा जब दोनों फोर्स को हम माइनस करेंगे और वो जीरो आ जाए, तो माइनस करने के बाद दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, इधर से आपका इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आर बाई टू कर देंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका रेडियस क्या है, रेडियस का स्क्वायर होता है, तो आर बाई टू करने से इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सब कुछ कट जाएगा इधर से, बस आपका इधर से जो है कि वो आपका बच जाएगा क्यू डेस, यहाँ से आपका बच जाएगा क्यू डेस, और ये आपका ऊपर आ जाएगा फोर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे ऊपर में फोर, क्योंकि इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो, और यहाँ से आपका बचेगा ओनली क्यू जब सब कुछ कट जाएगा तो। ठीक है, और आपको एक चीज मैंने पहले ही बताया कि अगर नेट चार्ज को जीरो होना है तो ये तो आपका माइनस में होना पड़ेगा, तो आपको पता है कि क्यू डेज तो आपका माइनस ही आएगा। तो क्यू डेज का जो वैल्यू है आपका वो आ जाएगा क्यू बाई फोर, लेकिन वो भी किस में होगा, आपका माइनस में होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अभी आपको बहुत लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं यहाँ पे पूरे बेसिक आपको नहीं बता रहा, बस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। जिसको ये रूल पता होगा वो कर सकेगा। और ये जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है, और दोनों फोर्स को मैंने इसलिए इक्वल किया है क्योंकि नेट फोर्स आपका जीरो है, तो नेट फोर्स का मतलब ये दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। तो जब माइनस करेंगे जीरो आएगा, तो दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि इक्वल करेंगे तभी दोनों को माइनस करने से जीरो होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा माइनस क्यू बाई फोर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट ऑप्शन होगा माइनस क्यू बाई फोर। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन आपको एप्सिलॉन नॉट का बताना है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका डायमेंशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नंबर 6, work done to bring a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is known as, क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, द टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 7, 1 वी अपन एम। तो ये क्या है आपका, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर का मतलब क्या होता है, तो अगर हम वोल्टेज, और मीटर आपका लेंथ के लिए होता है, तो हम अगर वोल्टेज पर लेंथ लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आपका। और इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक तरीके से भी हम लिख सकते हैं, दैट इज फोर्स अपन क्या होता है आपका, फोर्स अपन चार्ज। तो इसी से आपको रिलेट कराना था और इसका आंसर पता करना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला हो सकता है, तो ये किसके इक्वल हो सकता है आपको देखना है। तो इसका यूनिट आपका हो गया वोल्ट पर मीटर, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, दैट इज फोर्स इक्वल टू, फोर्स के लिए तो आपका यूनिट न्यूटन होता है, और चार्ज के लिए कूलम। तो इसमें का करेक्ट आंसर देखिए कौन सा होगा। ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट दिख रहा होगा, दैट इज 1 न्यूटन पर कूलम इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इफ इट हैज चार्ज ऑफ 9 कूलम एंड वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बोला है निकालने, दैट इज सी। सी का वैल्यू क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपन वी। तो क्यू अपन वी होता है सी। तो क्यू आपको कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और वी आपका कितना है पूछा गया आपसे, और सॉरी वी आपका 5 दिया गया है। तो आपसे जो कैपेसिटेंस पूछा गया है, जो कि फेरेड में आता है, यूनिट उसका फेरेड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 बार में जाएगा, और अगर हम पॉइंट लगा दे तो 8 बार में ये पूरा पूरा चला जाएगा, दैट इज 1.8 फेरेड विल बी योर करेक्ट आंसर। मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखा दिया। तो आपको एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा होगा जिसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, डेट इज 1.8।
8 farad. Option number A will be your correct answer. Question number, what is the total charge on the parallel plate capacitor having equivalent opposite charge? तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्ज कहा गया है, तो जो टोटल चार्ज होता है वो सम ऑफ द चार्जेस इन द प्लेट होता है, सम ऑफ प्लेट होता है ये। तो सम ऑफ चार्ज हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ चार्ज अगर हम करते हैं तो ये आपका ऑब्वियस सा बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके आपका यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, द करेक्ट आंसर विल बी जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Then आपका है, what happens to the capacitance when the dielectric material inserted between the plate of a parallel plate capacitor? Capacitance decreases, it remains same, it increases, depends upon the material of the dielectric. तो C इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, C इक्वल टू के ऑफ सी नोट, मतलब जो आपका पहले से कैपेसिटेंस होता है उसमें के मल्टीप्लाई हो जाता है। और कोई भी चीज में अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 11. Two isolated metallic spheres, one with radius r and another with radius 5r, each carries a charge q uniformly distributed over the entire surface. Which spheres stores more electric potential energy? तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बात किया है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 1 अपन रेडियस के स्क्वायर का, ठीक है, 1 अपन रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका ये। जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपका क्या होता है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, तो 5r आपका रेडियस बड़ा है और r आपका रेडियस जो है वो क्या है आपका छोटा है। तो ऑप्शन देखिए, द स्पेयर विथ रेडियस r, तो पूछा है कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो जो स्पेयर में आपका रेडियस कम होगा, रेडियस अगर कम होगा तभी क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ से आपका ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। एक ही ऑप्शन है जिस जो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है इस रिलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. A charge q is placed in an equipotential surface of electric field intensity E. What is the work done to move the charge by a distance of x on the surface? ठीक है, तो अगर चार्ज Q प्लेस्ड किया गया इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका W दिया गया है, तो वर्क डन आपका क्या होगा, तो हमको पता है कि वर्क डन जो होता है वो आपका क्या होता है, Q इंटू डेल वी, Q इंटू डेल वी होता है। तो हमें ये देखना है कि बस ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है आपका, जो ये डेल वी होता है वो आपका क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज द फाइनल वोल्टेज माइनस द इनिशियल वोल्टेज। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर एक वोल्टेज क्या होता है आपका, सेम होता है। तो अगर ये दोनों ही सेम होगा, तो अगर ये दोनों ही सेम होगा और इसे हम Q से मल्टीप्लाई भी कर दे तो उससे कोई मतलब नहीं, अगर दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, that will be your correct answer for question number 13. If A and B are two equipotential surface around a positive point charge q, what will happen if we place another point charge q between A and B? ठीक है, अगर A और B की तरफ हम बीच में अगर दूसरा पॉइंट चार्ज प्लेस कर दे, तो इसे आपको समझना होगा कि ये इस तरीके से प्लेस किया हुआ है, आपको कहा गया है इसमें। ठीक है, और ए आपका जो है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम आपको देना चाहिए था इसे, तभी आप बता पाएंगे कि ए कहाँ है और बी कहाँ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये दिया रहेगा। ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज क्यू इसके सेंटर में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो ये क्यू चार्ज है, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज क्यू अगर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हम ये दोनों के बीच में अगर क्यू कोई भी अगर हम प्लेस कर देते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये अंदर वाला भी पॉजिटिव चार्ज ही है और ये बाहर वाला भी पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये क्या होगा, ए से आपके दूर भागेगा। जब ए से आपके ये दूर भागेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इट विल मूव फ्रॉम ए टू बी, इट विल सॉरी इट विल मूव फ्रॉम ए टू बी, आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इट विल रिमेन स्टेशनरी, इट विल मूव फ्रॉम बी टू ए, इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, इट विल रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ। करेक्ट आंसर होगा आपका इट विल मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, question number 14. A smaller sphere has potential 50 volt and larger sphere have 100 volt. How should they be placed so that they are connected with the help of a wire? The charge will flow in the smaller sphere to the larger sphere. Both the spheres are conducting and hollow.
तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रिकली टचिंग ईच अदर इट नेवर बी पॉसिबल द स्मॉलर स्पेयर शुड बी ग्राउंडेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कंसेंट्रिकली। अगर इसे हम कंसेंट्रिकली प्लेस करेंगे, जो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसी तरीके का एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर डैश द एरो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दे रहा हूँ। तो ये आपका क्या होता है, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है। ये ध्यान आपको रखना है। अगर ये आपको पता है तो ऑब्वियसली आप आराम से ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको डायग्राम बेस्ड का भी आज क्वेश्चन बहुत सारा दिया है, ताकि आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिले कोई दिक्कत नहीं हो आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, सॉरी, ये आपका क्या है, द इक्विपोटेंशियल पॉइंट आर द एरो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ये पी क्यू के डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो इक्विपोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको सीधा सीधा देखना है, जो ये एस आर है, ये एस आर आपका क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। पहला ऑप्शन है आपका पी क्यू, ये नहीं हो सकता, एस क्यू भी नहीं हो सकता, एस आर भी नहीं हो सकता, सॉरी, एस आर ही होगा आपका करेक्ट आंसर। और ये आपका पी आर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी और करेक्ट आंसर, क्योंकि एस आर जो है आपका परपेंडिकुलर है इसके। देख रहे होंगे, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है, एस आर विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, what is the ratio of the polarization to epsilon naught times of electric field called। ठीक है, तो पोलराइजेशन डेंसिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी से कहा जाता है। इट डिस्क्राइब्स द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये भी आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि कौन इलेक्ट्रिक बिहेवियर डिफाइन करता है डाइलेक्ट्रिक का, तो वो आपका क्या होता है इसमें से, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 17, x is a substance which does not allow the flow of charge through the but it permit them to exert electrostatic force one another through it, identify x। तो ये x कौन सा यहाँ से मतलब आपका एलिमेंट होगा, या फिर कौन सा सामान होगा, देख लीजिए आप यहाँ से। तो पहला ऑप्शन है पोलर मॉलिक्यूल, डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इक्विपोटेंशियल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जो हम कैपेसिटेंस के बीच में जो स्लैब को प्लेस करते हैं डाइलेक्ट्रिक का, उसे ही कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैं इसको आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, अगर मैं इसे समझाने गया तो। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो पूरा इस क्वेश्चन के ऊपर ही करा दूंगा। जो भी 4 से 5 मिनट लगेगा, एक पूरा वीडियो आ जाएगा। तो लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स रहा कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन मुझे आपको करके दिखाना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप खुद से कर लेते हैं तो मुझे कमेंट में आप आंसर भी बता सकते हैं। तो मैं देखता हूँ, अगर ज़्यादा मुझे आंसर मिला तो मैं इसे समझ जाऊंगा कि आपको आता है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो और आप कहते हैं कि मुझे आपको ये क्वेश्चन कराना है, तो अगले क्लास में ऑब्वियसली मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि आपके लिए मैं यहाँ पे हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हेन द रेडियस ऑफ द वायर इज ट्रिपल्ड। तो जो गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, नो चेंज, बिकम हाफ, रिड्यूस्ड बाय 13 थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि आपका जो गैल्वेनोमीटर में जो नल डिफ्लेक्शन होता है वो डिपेंड ही नहीं करता रेडियस पे। इट डजंट डिपेंड ऑन द रेडियस, रेडियस पे ये आपका डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। रेडियस के आपका क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। इट डजंट डिपेंड ऑन द रेडियस। ठीक है, तो इसका सही एक्सप्लेनेशन यही है। नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 20, which error is removed when the known and the unknown resistance are interchanged in meter bridge। तो इनमें से कौन सा एरर रिमूव हम लोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है परसेंटेज एरर, मेजरमेंट एरर, एंड एरर या इंडेक्स एरर। तो एंड एरर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इस केस में। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज द नल डिटेक्टर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो नल डिटेक्टर के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज में किसका यूज होता है, तो आपको पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सेकेंड इज एमीटर, थर्ड इज गैल्वेनोमीटर एंड द फोर्थ इज मल्टीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, गैल्वेनोमीटर इज योर करेक्ट आंसर। नंबर 22, आइडेंटिफाई द डेफिनेशन
of sensitivity of galvanometer from the following: ratio of the unit charge is in unknown resistance to the deflection in the galvanometer, ratio of unit charge in unknown resistance to twice of the deflection in the galvanometer, ratio of the deflection in galvanometer to the unit charge of the unknown resistance, ratio of deflection in the galvanometer to half of the unit charge of unknown resistance। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर टू द यूनिट चार्ज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये यूनिट चार्ज वर्ड आपको याद रखना है, तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इतना लंबा चौड़ा लाइन आपको याद नहीं भी रहा तो ये जो आपका यूनिट में जो चेंज आता है, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस का, उसे ही कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 23 है, ऐसा यूनिट आपको मोबिलिटी का पूछा गया है। तो मोबिलिटी होता है क्या है? जो मोबिलिटी होता है वो आपका होता है वीडी, दैट इज द ड्रिव वेलोसिटी, दैट इज द ड्रिव वेलोसिटी अपन ई, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिव वेलोसिटी को हम किससे देते हैं? ड्रिव वेलोसिटी को हम देते हैं मीटर पर सेकेंड से, दैट इज द नॉर्मल वेलोसिटी का आपका यूनिट रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरीके से दे सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम V बाई एल लिखते हैं, तो V अपन, या हम दे सकते हैं आपका V अपन M से। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा सही आंसर क्या है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स V इनवर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन-ओमिक कंडक्टर। इनमें से नॉन-ओमिक कंडक्टर कौन सा है? कॉपर, सिल्वर, सिलिकॉन या फिर निक्रोम। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, एक रेक्टेंगुलर कोयल आपको दिया गया है जिसका साइड 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और 50 टर्न्स इसमें हुआ है। इट कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, ये भी कहा गया आपको, जो कि प्लेस्ड किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में 0.5 टी का और 60 डिग्री इसका आपको क्या दिया गया है? तो आपका थीटा इसका 60 डिग्री दिया गया है। तो इसमें जो टॉर्क लगता है, तो टॉर्क का आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, एम बी साइन थीटा से आपका टॉर्क हम लोग देते हैं। ठीक है, एम बी से हम इसको देते हैं और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है आपका एन आई ए। ठीक है, एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। तो थीटा तो हमें भी पता है क्या है, यहाँ पे थीटा हम लोग पहले ही देख चुके हैं, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, दैट इज 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आई क्या है, आपका करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज द 50। और उसके बाद आपका करंट दिया हुआ है 2 एम्पेयर। ठीक है, उसके बाद आपका 0.5 आपका दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड जो कि टेस्ला में है। ठीक है, 0.5 आपका दिया हुआ है। और मैंने एक चीज मिस कर दिया है, ये ए मिस कर दिया, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ए हमसे मिस हो गया था। तो ए आपका क्या दिया हुआ है, देखिए ए आप कैसे निकालेंगे? तो ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, 4 इंटू 5 कर देना है, क्योंकि क्या है, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 4 इंटू 5 विल बी योर एरिया, दैट इज 20। लेकिन ये जो 20 है वो आपका किस में, सेंटीमीटर में, तो हमें मीटर में लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू 10⁻⁴, तभी ये आपका क्या होगा कि मीटर में आ जाएगा। तो जैसे ये मीटर में आ जाएगा हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁴। तो मैंने पूरा का पूरा इसे सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं। अब इसे बस हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप एक बार सॉल्व करके इसे देखिएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 0.05, इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.05 एनएम, दैट इज न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻² विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो आप देख सकते हैं कौन सा यहाँ से आंसर आपका सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट है। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। मैंने आपका जितना हो सका 25 क्वेश्चंस जो मुझे अच्छा लगा और मुझे पता है जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं इस बार सब लेके आया था और पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने का आपको कोशिश किया। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि मुझे वो क्वेश्चन आपको करके दिखाना है तो ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगा। अगर आपको आता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए और ज्यादा
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, सब तक पहुंचाइए इस वीडियो को। और डिस्क्रिप्शन में मैं सारा लिंक दे चुका हूँ इससे प्रीवियस वीडियो का, जितने भी 7 पार्ट्स इससे पहले मैंने डाले हैं सबको जाके देखिए। एग्जाम बहुत सामने, तो अगर आप उन वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और आपको आज का वीडियो देख के पता चल ही गया होगा कि इन 7 वीडियो में भी कितना अच्छा अच्छा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। So thank you for your love and support. Like and subscribe to our channel and share the video as much as you can, because this is the support and the love you provide to me. ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।